गरीब दर्जी माँ की जादुई सोने चांदी का सूट। अरे एक बार समझ में नहीं आता है क्या तुम दोनों को? जब तक पहले के राशन के पैसे नहीं चुका देते तब तक तुम्हें एक मुट्ठी तो क्या एक दाना भी राशन का नहीं मिलने वाला। काका, आप तो जानते हैं कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। हम जल्दी आपके राशन के सारे पैसे चुका देंगे। अरे घर के हालात जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मुफ्त में राशन दे दूंगा। अबे जा रही हो यहाँ से या फिर और बेइज्जती करूँ तुम्हारी? राशन वाले की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के मौजूद लोग मीना और कीर्ति को देख रहे होते हैं। दोनों बहनें आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर लौटती हैं। तभी कीर्ति का सूट एक कील में अटक कर फंस जाता है। गरीबी में आटा गिला, आज फिर ये सूट फट गया। हे भगवान, दुनिया भर की सारी मुसीबतें क्या तूने हमारी किस्मत में लिखी हैं? दोनों बहनें उदास होकर अपने घर आती हैं। वहीं उनकी माँ सुशीला एक छोटी सी सिलाई मशीन पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलने का काम कर रही थी। अरे माँ, अगर लोगों के कपड़े सिल लिए हो तो जरा अपनी बेटी का सूट भी सिल दो। आज फिर फट गया क्या तुम्हारा सूट? और नहीं तो क्या माँ, अब तो गिने चुने एक दो सूट बचे हैं, वो भी ऐसे ही फट जाया करते हैं। 2 साल हो गया है कोई नया सूट खरीदे हुए, अब तो एक नया सूट दिला दो ना। हम कब तक इन पुरानी सूट को सिलकर पहनेंगे? अब तो ये सूट सिलाई के लायक भी नहीं बचे। मीना, कीर्ति, तुम दोनों जानती हो ना कि अभी घर के हालात कैसे हैं। किस तरह से मैं लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर इस घर का खर्चा चला रही हूँ। अगर आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो हमें ये छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना न पड़ता। अपनी माँ की बातें सुन और उसकी आंखों में आंसू देख दोनों बहनें नई सूट की जिद छोड़ देती हैं। अपने पति की मौत के बाद सुशीला लोगों के कपड़े सिलकर दोनों बेटियों और घर का गुजारा चलाती थी। मीना, कीर्ति बेटा, मैं जरा ये आशा को सूट देकर आती हूँ, ठीक है? सुशीला जैसे ही सूट लेकर खड़ी होती है कि तभी अचानक उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। आह, मेरी कमर। माँ, आप दवाई लेकर आती क्यों नहीं हो? कब तक इस कमर के दर्द को बर्दाश्त करती रहोगी? बेटा, अगर दवाई ले आई तो तुम लोग खाओगे क्या? वैसे ही उस राशन वाले का इतना कर्ज हो गया है कि अब तो घर से बाहर भी मुंह छुपा कर जाना पड़ता है। अब आराम करो, मैं और मीना ये सूट लेकर आ जाएंगे। अपनी माँ को आराम करने के लिए बोलकर कीर्ति और मीना सूट लेकर आशा के घर जाती हैं। मीना कीर्ति को फटे सूट में देखकर आशा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने आपका सूट सिल दिया है, वही देने के लिए आए थे। सिला है या फाड़ दिया है तुम्हारे सूटों की तरह? पहली बार देखा है किसी दर्जी की बेटी को फटे सूट में घूमते हुए। तुम्हारी माँ गांव भर के कपड़े सिलती है, क्या उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी बेटियों के लिए नया सूट ले आए? आशा मीना और कीर्ति के फटे सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसती हैं, जिसे देख दोनों बहनों को आशा पर गुस्सा तो आता है, लेकिन कुछ न कहते हुए दोनों चुपचाप घर आ जाती हैं और सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। हर कोई हमारे फटे सूट का मजाक उड़ाता है। अब इन फटे सूट को पहनकर हमारा तो घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। 2 दिन बाद गांव में इतना बड़ा कीर्तन होने वाला है, उसमें क्या हम दोनों बहनें ऐसे फटे हुए सूट को पहनकर जाएंगी? क्या ये इज्जत रह जाएगी गांव भर में हमारी? अपनी दोनों बेटियों को सूट के लिए इस तरह रोता देख सुशीला को काफी दुख होता है। सुशीला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए नए सूट का इंतजाम कैसे करें। तभी अचानक सुशीला की नजर उसकी सिलाई मशीन के पास पड़े ढेर सारी कतरनों पर जाती है। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट तो नहीं खरीद सकती, लेकिन उनके लिए नया सूट बना तो सकती हूँ ना। सुशीला उन सभी कतरनों को लेकर आपस में एक एक कर सिलने लगती है और सारी रात जाग कर अपनी बेटियों के लिए कतरनों से सूट तैयार कर देती है, जिसे पहनकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। माँ, ये सूट बहुत सुंदर है, बल्कि इससे सुंदर तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे। अब हम आराम से कीर्तन में जा सकते हैं। कीर्ति मीना अपने माँ के बनाए हुए कतरनों के सूट को पहनकर कीर्तन में चली जाती हैं, लेकिन तभी कीर्तन में मौजूद हर कोई दोनों बहनों को देखकर हंसने लगता है। इन दोनों जोकर को तो देखो, कैसे रंग बिरंगे सूट पहन कर आई है। ऐसा लग रहा है जैसे इनका सूट ढेर सारी कतरनों से बना हुआ है। इन्हें देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। कीर्तन में मौजूद हर औरत दोनों बहनों की सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसने लगती हैं, जिसके चलते दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने घर आ जाती हैं। अगर भगवान ने चाहा तो तुम दोनों नया सूट जल्दी पहनोगी। देखना, वो सूट इतना सुंदर होगा, इतना अलग होगा, न कि हर कोई उसे देखता ही रह जाएगा। सुशीला अपनी दोनों बेटियों को हौसला देकर उन्हें शांत करवाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। सुशीला रोज की तरह सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही होती है कि तभी वहां हाथों में शादी का कार्ड लिए उसकी बहन उर्मिला आती है।
उर्मिला मेरी बहन तो कैसी है? कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। खबर ऐसी थी कि आना पड़ा। मेरी बेटी डिम्पी की 2 हफ्ते बाद शादी है। तुझे और तेरी दोनों बेटी को जरूर आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। मेरी बेटी की शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो वहां पर अपनी बेटी को ये फटे सूट पहना कर मत लाना, वरना हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। इतना कहकर उर्मिला शादी का कार्ड देकर चली जाती है। वहीं अपनी मौसी की बातें सुन दोनों बहनें, हमारे पास तो नया सूट नहीं है और हम बिना नए सूट के शादी में कैसे जाएंगे, इसलिए माँ आप ही चली जाना शादी में। तुम लोग फिक्र मत करो, तुम दोनों शादी में जाओगी, वो भी नया सूट पहनकर। सुशीला अपनी दोनों बेटों के लिए नया सूट लाने के लिए रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके उनके सूट के लिए पैसे जोड़ती है। आह मेरी कमर, मन तो कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊं, लेकिन अगर लेट गई तो अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट कैसे ला पाऊंगी। सुशीला 1 हफ्ते तक लगातार मेहनत करती है और आखिरकार सुशीला सूट का कपड़ा लेने के लिए पैसे जोड़ लेती है। आखिरकार मैंने सूट के कपड़े के लिए पैसे जोड़ ही लिए। अब मेरी बेटियां भी नया सूट पहनेंगी। सुशीला उन पैसों को लेकर कपड़ा लाने के लिए शहर की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक सुशीला एक गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे के रास्ते वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? और ये कैसी जगह है? यहाँ तो सारे घर, जमीन, पेड़, सब कुछ सोने और चांदी का बना हुआ है। ये मैं कहाँ फंस गई? अपने चारों तरफ सोने और चांदी की बनी हुई चीजों को देखकर सुशीला काफी हैरान हो रही होती है। मैं इस जादुई सोने और चांदी की नगरी की रानी हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस रानी को देखकर सुशीला काफी डर जाती है और डरते डरते उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर तुम एक अच्छी इंसान हो, इसीलिए तुम इस जादुई नगरी में आई हो। इस नगर में आने वाला इंसान साफ दिल का होता है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ। हमारी जादुई नगरी में आने वाले को हम कभी खाली हाथ नहीं भेजते। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियां जिंदगी में एक बार अच्छा सूट पहन सके। सुशीला की बात सुन वो रानी अपनी जादुई छड़ी से जादू करके सुशीला को चांदी और सोने का एक कपड़ा देती है। इन कपड़े से तो तुम अपनी बेटियों का सूट सिलना। सुशीला रानी से सोने और चांदी का कपड़ा लेकर वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और जल्द ही अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने का सूट और वहीं छोटी बेटी के लिए चांदी का सूट बनाकर तैयार कर देती है, जिसे पहनकर उसकी दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। माँ, ये सोने और चांदी का सूट तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ माँ, आपने सही कहा था, हमारा सूट सबसे अलग और अनोखा होगा। सोने और चांदी का सूट पहनकर दोनों बहनें काफी खुश होती हैं। तभी जैसे ही कीर्ति अपनी सोने के सूट पर हाथ फहराती है तो उसके अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये क्या माँ, मेरे सोने के सूट के अंदर से सोने के सिक्के कैसे गिरे? कीर्ति को देख जैसे ही अब मीना अपने सूट पर हाथ फहराती है तो उसके चांदी के सूट के अंदर से भी चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। इसका मतलब ये कोई साधारण सोने का चांदी का सूट नहीं, बल्कि जादुई सोने और चांदी का सूट है, जिससे हम जितना चाहे उतना सोना और चांदी ले सकते हैं। जादुई सोने चांदी का सूट पाकर तो जैसे मानो दोनों माँ बेटियों की किस्मत ही बदल गई थी। दोनों बहनें शादी में भी सोने और चांदी का सूट पहनकर ही जाती हैं, जिसके चलते शादी में हर कोई दुल्हन को छोड़कर सिर्फ उन दोनों को ही देख रहा होता है। मैंने तुम दोनों से अच्छा सूट पहन कर आने को कहा था, लेकिन तुमने तो ये सोने और चांदी का ही सूट पहन कर आ गई। आखिरकार तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मासी जी, यही समझ लीजिए कि हमारी लॉटरी लग गई है। दोनों बहनें अपने चांदी सोने के सूट की मदद से अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करती हैं और अपनी माँ को एक बड़ा सा बुटीक भी खोल कर देती हैं। और अब तीनों माँ बेटियां एक अच्छी जिंदगी जीती हैं। इसी के साथ सोने और चांदी का जादुई सूट पाकर दोनों बहनों में कोई घमंड या लालच भी नहीं आता और अब अपने जादुई सोने चांदी के सूट से वो जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती हैं।